Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम लोग इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स, प्राइसिंग एंड सब्सिडी, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर मार्केट, फूड प्रोसेसिंग, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स एंड फार्म बिल, जो करंट अफेयर्स में अभी चल रहा है। यानी कि करंट अफेयर्स का एक सेक्शन हम लोग लेंगे अलग से, ठीक है। बाकी बेसिकली जो पूरा का पूरा जो बेस मटेरियल है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो हम 6 सेक्शन के अंदर या 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, राइट। तो 3 से 4 लेक्चर लगेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, बिकॉज काफ़ी लंबा है और इम्पोर्टेंट भी है। बिकॉज हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो है, जिसके अंदर मोर देन 50% ऑफ द वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है आज भी इंडिया में। और इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री बोला जाता है, ठीक है, एग्रेरियन कंट्री बोला जाता है एज पर दी वर्क फोर्स, अगर हम लोग डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो, राइट। शुरू करते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया में। तो जो लैंड रिफॉर्म्स है वो रिमूवल ऑफ जमींदारी सिस्टम से शुरू हुआ था और इंटरमीडिएरीज जो भी थे उनको निकालने से। यानी कि ये जो रिफॉर्म्स है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस के पहले जमींदारी सिस्टम थी, कई सारे इंटरमीडिएरीज थे, यानी कि वो बीच में से टैक्स कलेक्ट करते थे, फिर आगे जो भी उनका हेड था उनको देते थे। तो ये सारा हमने निकाल दिया था। फिर टेनेंसी रिफॉर्म्स लेकर आए थे। टेनेंसी रिफॉर्म्स यानी कि जो भी टेनेंट्स है, राइट, यानी कि जो किराए पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं, तो उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए ये रिफॉर्म्स लाया गया था। बिकॉज होता क्या है कि आधा उनका तो कमाई टैक्स भरने में चला जाता है, या तो मतलब क्या नाम है, रेंट भरने में चला जाता है, बाकी खर्चा इतना नहीं होता, हो जाता इतना सारा। प्लस ये लोग लोन लेकर आते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी भरना होता है, तो इतना उनको कुछ मिलता नहीं है। देन सीलिंग ऑफ होल्डिंग, यानी कि पर्टिकुलर एक लैंड के एरिया से ज़्यादा कोई सिंगल पर्सन या फैमिली मैक्सिमम इससे लैंड से ज़्यादा एरिया वाला लैंड नहीं ले सकता या तो नहीं रख सकता, ठीक है। यानी कि एक सीलिंग रख दी थी, मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा का आप लैंड होल्ड नहीं कर सकते। फिर एक बिल आया था एक्विजिशन ऑफ लैंड, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल बिल 2013 के अंदर। और उसके अलावा कई सारे रीऑर्गेनाइजेशंस हुए थे, जैसे कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग यानी कि जो अलग अलग टुकड़ों में छोटे छोटे खेत बटे हुए हैं, ठीक है, उनको कंसोलिडेट करके एक एज अ वन फार्म बनाना। बिकॉज होता क्या है, छोटे छोटे फार्मिंग में एक तो इतना प्रोडक्शन नहीं होता, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है और ना इतना कोई प्रॉफिट मिलता है, राइट। यानी कि उस छोटे खेत में कुछ खेती करने से कोई फायदा नहीं मिलता, तो इसलिए कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग रखा था। फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, जैसे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं, वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम हमारे खेत में ये उगाएंगे, राइट। वो डिसाइड करते हैं और फिर एक साथ उगाकर, उस क्वालिटी का उगाकर मंडी में फिर वो डील करते हैं, बार्गेन करते हैं। बिकॉज अकेला छोटा फार्मर जाके इतना बार्गेन नहीं कर पाएगा, प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग उसके लिए होता है। या तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकता है, यानी कि छोटे छोटे फार्मर्स मिलकर बड़ी कंपनी के साथ डील करें, राइट। एंड लास्ट इज द भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट यानी कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, जो रिच फार्मर है, ठीक है, बड़े ज़मींदार है, तो वो अपनी ज़मीन का हिस्सा जो लैंडलेस फार्मर्स है उनको दान में दे सकता है। इसलिए भूदान यानी कि भूमि का दान करना, राइट। इन सबको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में अगर बात करें तो 3 मेजर टाइप के लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था इंडिया के अंदर। ज़मींदारी, रैयतवारी, महलवारी। अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा है तो आप इन तीनों के बारे में जानते होंगे। एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर। ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के जरिए। ये इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल, बिहार, ओडिशा और वाराणसी प्रोविंस के अंदर। इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। जमींदार्स को रिकॉग्नाइज किया एज अ लैंड ओनर, ठीक है। लैंड का ओनर कौन होगा? जमींदार। और जमींदार का हक क्या है? और रेंट कलेक्ट करना पीसेंट्स से, यानी कि फार्मर से, जो उस खेत के ऊपर फार्मिंग कर रहा है या तो उस जमीन के ऊपर खेती कर रहा है, राइट। फिर वो जो अमाउंट है वो 11 भाग में डिवाइड होते थे, जिसमें से एक हिस्सा जमींदार रखता था और 10 हिस्से जाते थे ईस्ट इंडियन कंपनी को, राइट। यानी कि सबसे नीचे पीजेंट, उसके ऊपर जमींदार और उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। देन आता है रैयतवारी सिस्टम। थॉमस मुनरो ने इसको 1820 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था
और मेजर एरिया कौन कौन सा है जहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया गया? मद्रास, बॉम्बे, आसाम का कुछ पार्ट और कुर्ग प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया का। रेवातवारी सिस्टम के अंदर जो ओनरशिप राइट है, पहले क्या थी? जमींदार की थी, अब वो ओनरशिप राइट किसको दे दी? पीजेंट्स को। और ब्रिटिश सरकार खुद डायरेक्टली पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करती थी, यानी कि बीच में कोई जमींदार या कोई भी मिडलमैन नहीं हुआ करता था। जो रेवेन्यू रेट है रेवातवारी सिस्टम के अंदर 50% था अगर वो लैंड ड्राई है, और 60% है अगर वो लैंड इरिगेटेड है, यानी कि अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, तो 60% उनको टैक्स देना पड़ता था। यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्सेशन था उस टाइम पर, इसलिए फार्मर्स या पॉवर्टी आज भी हमारे देश में दिख रही है। फिर महालवारी सिस्टम, ये 1833 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था विलियम बेंटिक के द्वारा। ये सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, पंजाब, गंगेटिक वैली और कई सारे जगह में ब्रिटिश इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। मालवारी सिस्टम जो है उसमें जमींदारी सिस्टम और रेवतवारी सिस्टम दोनों के प्रोविजंस आ जाते हैं। इस सिस्टम के अंदर लैंड को महल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, यानी कि जो डिवीजन है उनको महल बोला जाता है। हर एक महल में एक या एक से ज़्यादा गाँव को अंदर शामिल किया गया। ओनरशिप राइट पीजेंट के पास ही रखा गया, लेकिन एक विलेज कमेटी बनाई गई जो टैक्स कलेक्ट करेगी उन पीजेंट्स के द्वारा, यानी कि जमींदार की जगह विलेज कमेटी आ गई और जो ओनरशिप है वो पीजेंट के पास ही रहेगी, यानी कि दोनों का मिक्सचर बनाया। नाउ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जमींदारी एबोलिशन एक्ट पास किया गया था, यूपी, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश स्टेट वाइज पास किया था, बिकॉज लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट ही लैंड को लेकर लॉ बना सकती है जो एक्चुअल में काम करती है। फिर जो सरप्लस लैंड है उसको कन्फिस्केट किया गया था जमींदार से, यानी कि बड़े बड़े जमींदार से लैंड लेकर छोटे छोटे फार्मर्स में बांटा गया। फिर लैंड सीलिंग एक्ट मैंने जैसे आपको बताया उसको पास किया गया अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जिसमें अपर लिमिट फिक्स कर दी गई कि प्राइवेट कोई भी लैंड है किसी इंडिविजुअल या फैमिली का, इस एरिया से ज़्यादा वो लैंड होल्ड नहीं कर सकता। देन टेनेंसी रिफॉर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेनेंट्स है या तो जो रेंट पर लेकर खेतीबाड़ी करते हैं, तो उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, और सामने जिसकी ज़मीन है राइट वो क्लैशेस काफ़ी होते रहते हैं, तो उन दोनों के हित के लिए ये रिफॉर्म्स निकाला गया। फिर लैंड कंसोलिडेशन, एज आई टोल्ड यू कि छोटे छोटे फार्मिंग लैंड को इकट्ठा करके एक बनाया गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कि एक साथ मिलकर फार्मिंग करना और बार्गेन करना मार्केट या मंडी में। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, और भूदान मूवमेंट राइट। राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ये पूरा बिल का नाम है। इसको 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट फॉर्म में ये बोला जाता है। ये जो एक्ट है उसने लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 को रिप्लेस किया था, जो ब्रिटिश एरा का था। सेलिएंट फीचर क्या है इसके, इस एक्ट के? तो सबसे पहले इस एक्ट के अंदर, इस बिल के अंदर पब्लिक पर्पस क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर। यानी कि पब्लिक पर्पस वो होगा जिसमें लैंड एक्विजिशन किया जाता है कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, या तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, या तो कंट्री के डिफेंस पर्पस के लिए, यानी कि मिलिट्री, आर्मी वाले, ठीक है, नेवी वाले, उन लोगों के लिए, या तो कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस यानी कि एनर्जी या न्यूक्लियर पावर के लिए, ऐसे कोई काम के लिए जब कोई ज़मीन ली जाती है तब उसको बोलेंगे पब्लिक पर्पस। फिर कंसेंट क्लॉज यानी कि परमिशन, तो जब सरकार एक्वायर करती है लैंड को डायरेक्टली पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है, तो लैंड ओनर की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अगर सरकार प्राइवेट कंपनी को देने के लिए लैंड को लेती है तो एटलीस्ट 80% ऑफ दी पीपल की कंसेंट वहाँ पर होना ज़रूरी है, यानी कि जितने की ज़मीन जा रही है उसमें से 80% लोग सहमत होने चाहिए कि हाँ हम लोग लैंड देने के लिए तैयार है, सामने उनको पैसा वगैरह भी मिलता है। अगर पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है लैंड, यानी कि सपोज रोड हाईवे बनाना है, रेलवे बनाना है, तो 70% ऑफ द कंसेंट जरूरी है जितनों की जमीन जा रही है फैमिलीज की, उसमें से। फिर इमरजेंसी एक्विजिशन, इस एक्ट के अंदर या तो इस क्लॉज के अंदर लैंड एक्विजिशन किया जा सकता है नेशनल डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए, जो भी लोग अफेक्ट हुए किसी भी नेचुरल डिजास्टर या इमरजेंसी के टाइम पर। तो ऐसे इमरजेंसी में कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज वॉर हो गया या कोई आपदा आ गई और लोगों को एक साथ कहीं पर शिफ्ट करना, तो उस लैंड पर किया जा सकता है। फिर लिमिट ऑफ एक्विजिशन, ये एक्ट अलाउड नहीं करता एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर मल्टी क्रॉप्ड एरिया। जो मल्टी क्रॉप्ड एरिया जो ज़्यादा ही उपजाऊ है,
तो उसमें वो लोग एक्वायर उस लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते। देन कंपेंसेशन, जिसकी ज़मीन जा रही है अगर वो रूरल एरिया के अंदर है तो उसको 4 टाइम्स ऑफ मार्केट वैल्यू मिलेगा, और अगर अर्बन एरिया में है तो 2 टाइम्स ऑफ मार्केट वैल्यू उसको कंपेंसेशन मिलेगा, राइट। फिर लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट की अथॉरिटी कौन होगी? तो इट इज एस्टेब्लिश दैट जो एडजुडिकेट मैटर है, राइट, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ के अंदर है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इस लॉ को पूरा एस्टेब्लिश करेगा, और 1 पर्सन होगा जो लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी बनाएगा, ठीक है। और इसका पावर क्या होगा? सिविल कोर्ट के जैसा। और इस केस को हैंडल करने के लिए जो भी पर्सन होगा उसको डिस्ट्रिक्ट जज जितना क्वालिफाइड होना पड़ेगा, और साथ ही साथ 7 साल का उसका लॉ का प्रैक्टिस होना चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है फॉलो होनी चाहिए। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। एक्विजिशन प्रोसेस के पहले सरकार को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, एक स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। वो भी किसके? लोकल अथॉरिटी के कंसल्टेशन से। अगर गांव हुआ तो राज्यसभा, शहर हुआ तो म्यूनसिपालिटी। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में होता क्या है कि अगर किसी का रिहेबिलिटेशन हो रहा है या तो उनकी ज़मीन जा रही है तो उन पर सामाजिक क्या असर पड़ेगी, तो वो सब स्टडी किया जाता है। स्पेशली SC ST के लिए भी ये खास करके देखा जाता है, इनके लिए भी एक अलग से प्रोविज़न है। अगर किसी इनका ज़मीन कब जाएगा? किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ही, और वो भी उनके प्रायर कंसेंट के साथ, उनके ग्राम सभा के और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के परमिशन के साथ ही, जो 5th शेड्यूल के अंदर बताया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर लैंड अनयूज्ड रहा एक्वायर के बाद भी तो क्या? तो लैंड अगर एक्वायर किया गया फॉर 1 पर्पस तो दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता एज पर सेक्शन 99। अगर लैंड यूजलेस रहा, उसके मतलब ओरिजिनल पर्पस से जिस पर्पस के लिए लिया गया वो पर्पस ही यूजलेस रह गया, तो अप्रोप्रिएट सरकार क्या कर सकती है? दूसरे पर्पस के लिए उसको यूज में ला सकती है। बट कंडीशन क्या है? ओरिजिनल पर्पस अगर यूजलेस दिखा तो। अगर लैंड एक्वायर करके यूटिलाइज नहीं किया गया 5 साल तक तो लैंड वापस ओरिजिनल ओनर को दे दिया जाएगा। तो ये सारे क्लॉज है इसमें। रिसेंटली जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने इस बिल को रिप्लेस करने को ट्राई किया था, जिसमें ये कंसेंट क्लॉज को लेकर लेफ्ट अगर रहा अनयूज्ड एक्वायर करने के बाद, तो ऐसे कई सारे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं था, राइट, कंसेंट का क्लॉज हटा दिया था। तो ये सारे कमियां के कारण लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशली ये वो बिल पास नहीं हुआ और बाद में उस बिल को स्क्रैप कर दिया गया, राइट। यानी कि अभी के टाइम पर ये 2013 वाला एक्ट जो है वो अमल में है। अब लैंड रिफॉर्म्स अगर कंट्री में करना हो, ठीक है, ये तो हमने एक्ट देखा, अगर लैंड रिफॉर्म्स करना हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्यों हमको लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं? तो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से फार्मर्स की और टेनेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो सके, ठीक है, सो दैट वो लोग अपना इन्वेस्ट कर सके एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, ताकि पैसा होगा तो इन्वेस्ट करेंगे, राइट। टू एंश्योर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसा हो? डिस्ट्रीब्यूटिव हो, हर किसी के पास पहुंचे, और एक इगेलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, यानी कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन या तो स्टीरियोटाइप्स है उन सबको हटाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स ज़रूरी है। यानी कि इसको लैंड नहीं मिल सकता, या तो छोटे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना, ज़्यादा ब्याज पर पैसा देना, तो ये सारा ख़त्म करने के लिए। फिर एक पीजेंट प्रोप्राइटरशिप का सिस्टम बनाने के लिए, यानी कि जो खेती करता है वो मालिक, राइट। टू ट्रांसफर द इनकम ऑफ द फ्यू टू मैनी, यानी कि जो इनकम है वो कुछ लोगों के पास नहीं लेकिन हर कोई कमाए, उस उद्देश्य है। बिकॉज हमको पता है 12% ऑफ द पीपल के पास 80% का पैसा है इंडिया के अंदर, तो ये सब हटाने के लिए हमको रिफॉर्म्स ज़रूरी है। और उसके साथ साथ क्या होगा, अगर हर किसी को पैसा मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगी कंज्यूमर गुड्स की, जिसकी वजह से क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स पैदा करने वाले या तो मैन्युफैक्चर करने वालों की भी इनकम हो। फिर जितने भी इम्पेडिमेंट्स है उसको रिमूव करने के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर बाधा बना रही है, राइट, जो एग्रेरियन कैरेक्टर या मतलब एग्रेरियन स्ट्रक्चर के कैरेक्टर के अंदर है उन सबको ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो भी कमियां हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए या तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, उन सबको ख़त्म करना है ताकि एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब क्रिटिकल इश्यू क्या है अगर लैंड रिफॉर्म्स करना है तो इंडिया के अंदर, तो जो लैंडलेसनेस है
मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है वो गरीब है। तो रूरल पॉवर्टी डायरेक्टली कनेक्ट करता है लैंडलेसनेस से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक स्पाइरल ऑफ इम्प्रूवमेंट हो नहीं पा रहा। लैंड सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, लेकिन एसेंशियल कंपोनेंट है ह्यूमन डिग्निटी एंड वेलबींग के लिए। इंडिया में, भारत के अंदर 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रूरल इंडिया के अंदर रह रहा है, रूरल एरिया के अंदर रह रहा है, जिसमें मैक्सिमम जो डिपेंडेंसी है वो लैंड बेस्ड एक्टिविटी पर ही होती है गांव में, उनके रोजिंदा के गुजारे के लिए। स्टडी ने बताया कि जो ओनरशिप है प्रोडक्टिव प्लॉट्स का, लैंड का, ठीक है, वो एक मतलब प्रोडक्टिव प्लॉट है, वो उसका मालिक है, तो वो इकोनॉमिकली बेटर है, और उनके पास मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी जो आनंद है उनको मिलता है। अगर टाइटल एब्सेंट होगा, यानी कि उनके नाम की ज़मीन नहीं होगी, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्रॉप पर इंश्योरेंस लेने के लिए, या बैंक से लोन लेने के लिए, या तो सरकारी कोई भी बेनिफिट लेने के लिए वो सक्षम नहीं हो सकते जब तक उनके पास लैंड नहीं होगी, छोटी सी भी। कॉमन प्रॉब्लम क्या है रूरल लैंडलेसनेस का, कि वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे अपने लेबर और इन्वेस्टमेंट से। इसमें भी जो वल्नरेबल ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, यानी कि हमारी महिलाएं, दलित और आदिवासी, राइट, वो एडवर्सली अफेक्ट है इस लैंडलेसनेस से सबसे ज़्यादा। प्रेजेंटली जो एग्रीकल्चर लैंड है वो साल दर साल क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, बिकॉज अब क्योंकि प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा, तो ये लोग खेतीबाड़ी छोड़कर क्या कर रहे हैं, शहर की तरफ मुड़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एक क्रिटिकल इश्यू बनकर आ रहा है, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट सोशल इम्पैक्ट भी हो रहा है लार्ज पैमाने पर, राइट। इम्पेडिमेंट्स क्या है लैंड रिफॉर्म्स में, यानी कि क्या क्या कमियां हैं, लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पा रहा। सबसे पहले पॉलिटिकल विल नहीं है, राइट, यानी कि जो हमारे पॉलिटिशियंस है, सरकार है या तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो नहीं चाहते अपने वोट बैंक के लिए। सेकंड, बड़े फार्मर्स जो है वो मार्जिनल या छोटे फार्मर्स को साइड में रख देते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तीसरा, सरप्लस जो लैंड है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, जो बड़े जमींदार है उनके लैंड अनकल्टिवेटेड, ठीक है, यानी कि उपजाऊ जमीन है लेकिन खेती नहीं करते वो। फोर्थ, पुअर रिड्रेसल सिस्टम, यानी कि अगर किसी को कोई कंप्लेन है तो उसका निवारण सही से नहीं होता फार्मर्स का। उसके अलावा कई सारे लूपहोल्स है कानून के अंदर और स्कीम्स के अंदर, यानी कि फ़ायदा जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बड़े फार्मर्स की साइड लेते हैं, बिकॉज बट ऑब्वियस है पैसा मिलता है उनको अंडर द टेबल वहाँ से। और 7 नंबर है बेनामी या तो फर्जी ट्रांजैक्शन, किसी और के नाम की ज़मीन कोई और मज़े ले रहा है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हो रही है भारत में। तो ये सारा इम्पेडिमेंट्स को रिफॉर्म्स लाने की या तो बदलाव होने की ज़रूरत है, अगर लैंड रिफॉर्म्स हमको लाना है इंडिया के अंदर, राइट। अब हम लोग तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में हमने देख लिया, राइट, क्या क्या होता है। अगर लैंड के रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ में आता है तो ये सब आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, अगर कुछ अपडेट है तो आपकी नोट्स में बना के लिख देना है। एग्रीकल्चर प्राइस एंड सब्सिडी की बात करते हैं। 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को बिठाया गया था सरकार के द्वारा, और बाद में 1985 में इसको रिप्लेस किया और नाम रखा गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, यानी कि CACP। इसका मेन काम क्या है, सरकार को सजेस्ट करना, सिर्फ सजेस्ट करेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा। किसके बारे में सजेस्ट करेगा कि MSP कितना रखना है, PP कितना रखना है, IP कितना रखना है, ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आप सबको पता होगा, आई थिंक सो। नहीं पता तो यहाँ पर आप देख लो एक बार फुल फॉर्म वगैरह। इसको अनाउंस किया गया था सरकार के द्वारा फर्स्ट टाइम 1966-67 ईयर के अंदर वीट के लिए। उस टाइम ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था और वीट का हार्वेस्ट बढ़ाने के लिए ये MSP लाया गया था, ताकि फार्मर्स को एक गारंटी मिले, एक एश्योरेंस मिले कि मार्केट में नहीं तो सरकार एटलीस्ट इस भाव में मेरे से ये क्रॉप लेगी। MSP बेसिकली होता क्या है इन द सिंपल फॉर्म, MSP एक रेट है, यानी कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सपोज से फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ पर क्विंटल में अपन एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपीज़ पर क्विंटल के वीट का रेट रखा है, राइट। यानी कि फार्मर एश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ मैं अगर खेती करता हूँ वीट की, अगर सपोज मार्केट में प्राइस 7 रुपये हो यानी कि गिर गई और मेरा खर्चा भी 7-8 रुपये हो रहा है उगाने में, तो एटलीस्ट सरकार मेरे पास से 10 रुपये में खरीदेगी। अगर मार्केट में रेट ज़्यादा हो गया, सपोज 12 रुपये 13 रुपये, तो फार्मर्स के पास चॉइस है
कि डायरेक्टली इनके पास जाकर बेचे, राइट। तो ये एक एश्योरेंस है, एक टाइप की गारंटी है कि हाँ सरकार लेती है आपकी ये चीज़ मैं इतने में खरीदूंगा मार्केट में कुछ भी हो, राइट। तो ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सिंस देन एमएसपी का जो रिजिम है वो एक्सपैंड होता गया कई सारे क्रॉप्स में, वीट से शुरू हुआ, बाद में कई सारे क्रॉप में ये शुरू हो गया। तो एमएसपी इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेस द क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है, वॉट एवर द क्रॉप ऑफ द वॉट एवर द प्राइस ऑफ द क्रॉप इन द मार्केट। इसको अनाउंस किया जाता है सरकार के द्वारा। हाल फिलहाल में 25 क्रॉप्स के लिए इसको अनाउंस किया जाता है हर एक सीजन शुरू होती है उससे पहले, ताकि फार्मर्स को पता चले कि उनको क्या उगाना है रावी एंड खारिफ क्रॉप के लिए, राइट। दूसरा आता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। ये प्राइस क्या होती है? ये वो प्राइस है जिस पर सरकार प्रोक्योर करती है क्रॉप्स को फार्मर्स के पास से, यानी कि जब एक्चुअल प्राइस में खरीदती है उसको बोलता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। एमएसपी तो क्या है, एक अनाउंसमेंट है कि इतने में हम खरीदेंगे मिनिमम। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो एमएसपी से बराबर होती है या तो उससे ज्यादा होती है, एमएसपी से कम कभी नहीं होती। अगर बिकॉज इफ प्रोक्योरमेंट प्राइस अगर लेस हुआ देन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर फार्मर्स बिलीव कि भाई एमएसपी अनाउंसमेंट जो है वो इतना अच्छा नहीं है। एमएसपी कैसे निकाला जाए? तो जब रिकमेंडेशन किया जाता है प्राइस पॉलिसी का अलग अलग कमिटीज के द्वारा या अलग अलग कमोडिटीज के लिए, राइट, तो कमीशन क्या करता है, कई सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दिमाग में रखता है, राइट। 2009 के हिसाब से क्या क्या चीजें वो दिमाग में रखता है? सीएसीपी, डिमांड एंड सप्लाई कितनी है उस पर्टिकुलर क्रॉप की, प्रोडक्शन का खर्चा कितना हो रहा है उनका, चाहे फर्टिलाइजर का हो, टूल्स का हो, बीज का हो, वॉट प्राइस ट्रेंड क्या है मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल में, इंटर क्रॉप पैरिटी, प्राइस पैरिटी क्या है, यानी कि अलग अलग क्रॉप्स के बीच में उसका कितना डिफरेंस आ रहा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर के बीच में टर्म्स कितने, यानी कि कितना परसेंटेज का ट्रेडिंग हो रहा है, और इम्प्लीकेशन क्या होगा एमएसपी का कंज्यूमर पे, यानी कि अगर एमएसपी ज्यादा हुआ तो फाइनल कंज्यूमर तक वो दाल चावल या वॉटेवर गेहूं है वो महंगा मिलेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। इट मे बी नोटेड दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज फार्मर्स को इससे लेना देना है, तो स्पेशली इस पर फोकस किया जाता है। बट इट इज सर्टेनली और नॉट ओनली दैट फैक्टर, बट ये इकलौता फैक्टर नहीं है, बाकी के ये 5 फैक्टर भी है एमएसपी डिसाइड करने के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है? तो रिसेंट बजट के अंदर मैं करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके आपको समझा रहा हूँ। तो सरकार ने डिक्लेयर किया एमएसपी खरीफ के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। तो 3 टाइप के प्रोडक्शन कॉस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है A2 का यानी कि एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट। इसमें सीड्स, फर्टिलाइजर, लेबर जो लीज पर लैंड लिया उसका रेंट, मशीनरी जो भी हायर की जाती है, तो ये जो इनपुट कॉस्ट होता है उन सबको कंसिडर किया जाता है A2 के अंदर, राइट। फिर आता है दूसरा टाइप A2 प्लस FL। इसमें एक्चुअल कॉस्ट यानी कि जो लागत लगी है वो, प्लस अगर फैमिली कोई लेबर है तो उनका पगार कितना हो सकता है तो वो भी ऐड किया जाता है, यानी कि फैमिली लेबर, FL यानी फैमिली लेबर, उनकी वैल्यू ऐड की जाती है। मुफ्त में तो काम नहीं कर सकते, नो डाउट, उनके पैसे नहीं जाते बट उनका लेबर तो लग रहा है। अगर खेत की जगह कहीं और काम करते तो वहां पे पैसा मिलता है, तो वो कॉस्ट भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। तीसरा आता है C2 यानी कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, जिसमें खुद का अगर लैंड है तो उसका भी रेंट कंसिडर किया जाता है। सपोज खुद का नहीं हुआ और रेंट पे करना हुआ तो उस पर बाद में जो ब्याज देना पड़े तो, राइट, तो ये भी कंसिडर किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट के अंदर। अब स्पेकुलेशन यानी कि मार्केट में काफ़ी अफवाहें थी कि सरकार जो है वो अनाउंस करती है एमएसपी A2 या तो A2 प्लस FL के ऊपर ही, जबकि फार्मर डिमांड कर रही है कि आप C2 के ऊपर आप एमएसपी डिसाइड करो ताकि ये वाला भी इंक्लूड हो। और यही चीज रिकमेंड किया गया था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के द्वारा 2006 में, जिसके हेड थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इज द माइंड बिहाइंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑल्सो। नाउ हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर प्राइस एंड सब्सिडी की। So as you know, agricultural subsidy have been one of the area of concern for the government because काफ़ी सारा अमाउंट जो है वो खर्चा होता है, स्पेंड किया जाता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जा सके फार्मर्स को। जिसमें कौन कौन से टाइप की सब्सिडी है? फर्टिलाइजर की सब्सिडी यानी कि
रीजनेबल रेट में फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना, इरिगेशन सब्सिडी, पानी सिंचाई की जो है वो खर्चा, वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या उनका बिल भी जो है वो काट कर आता है, यानी कि बहुत रीजनेबल आता है। सब्सिडी टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको भी सब्सिडी दी जाती है ताकि वो सीड्स बना सके या तो सीड्स का डेवलपमेंट कर सके, ताकि ऐसा सीड बने जिसमें कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हेल्दी भी हो। फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए सब्सिडी, यानी कि कोई टूल्स वगैरह खरीदना है, वॉटेवर, मतलब जो लागत लगती है खेती करने के लिए। फिर क्रॉप इंश्योरेंस उनको मिलता है, वो भी एक टाइप की सब्सिडी है, राइट। तो ये सारा कुछ में जो है वो काफ़ी खर्चा हो जाता है। अब इन सब से क्या होता है कि जो सब्सिडीज़ है वो उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है कई लोगों के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा या तो कई बड़े दिग्गज के द्वारा, कि ये फाइनेंशियल बर्डन करती है सरकार के ऊपर। देयरफॉर कुछ रिसर्चर ने क्या बोला कि ये जो पूरा सब्सिडी है उसको फेज्ड मैनर के अंदर पूरा खींच लेना चाहिए, यानी कि सब्सिडी का जो मामला है वो ख़त्म कर देना चाहिए। और सच स्टेप विल रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, इससे क्या होगा, जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट है यानी कि जो कर्जा है वो कम हो जाएगा, और जो एफिशिएंसी है रिसोर्सेज की वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। और जो यूज़ करना हो या फंड करना हो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि सरकार अपनी ओर से इन्वेस्ट कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड, सब्सिडी आर अमॉन्ग द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर मैनिपुलेशन एंड बैलेंसिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द प्रोडक्शन। लेकिन सामने सब्सिडी जो है वो काफ़ी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है मैनिपुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ग्रोथ रेट मतलब प्रोडक्शन के ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोटेक्शन मिल सके। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ फियर दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, या तो जो इनकम है फार्मर्स का, वो डिक्लाइन हो जाएगा अगर सब्सिडी को हटा दी तो इस तरीके से इट बिकम अ सीरियस इश्यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि भाई सब्सिडी रखनी चाहिए या हटा लेनी चाहिए, राइट। तो उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ सजेशंस है हमारे पास एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर। बिल्कुल हटा भी नहीं सकते, और रखेंगे तो कर्जा बढ़ जाएगा सरकार का, वो काफ़ी लोड दे रहा है, राइट। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्राइटेरिया बेस्ड सब्सिडी टू स्टेट्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अडॉप्ट करनी चाहिए कुछ क्राइटेरिया को टू गिव सब्सिडीज टू द स्टेट्स, यानी कि इधर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या तो प्रोडक्शन, यानी कि कितने एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है या तो खेती हो रही है, उसके आधार पर। इट हैज़ बीन नोटेड दैट जो सब्सिडी है विच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑन प्रोडक्टिविटी, कि भाई सब्सिडी डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी से जुड़ती है, और जो इनकम है जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइज़र, ठीक है, ये सब फार्मर्स को देना चाहिए। यानी कि जो इनपुट पर खर्चा होता है, यानी कि सीड्स हुआ, फर्टिलाइज़र, टूल्स खरीदना, उन सब पर सब्सिडी मिलनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी मिलती है उसको ख़त्म कर देनी चाहिए फेज्ड मैनर में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का भी नुकसान ना हो और ज़्यादा वो मिसयूज़ भी ना करे। अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो वो स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बर्डन है, या तो वो जो जिस कंडीशन में वो है, जिस लॉस को वो फेस कर रही है, तो उससे वो बाहर आ जाएगी, और ये सेम अमाउंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी तो पर यूनिट जो चार्ज है वो काफ़ी कम हो जाएगा, तो ये विन विन सिचुएशन जैसा हो सकता है। सेकेंड है फार्मर्स फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। तो सरकार को फार्मर्स फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना चाहिए, अंडर विच जो प्राइस है फार्म प्रोड्यूस का वो एक फिक्स कर देना चाहिए, कीपिंग इन व्यू दैट जो राइजिंग कॉस्ट हो रहा है, मतलब लगातार जिस तरीके से फार्मिंग कॉस्ट का जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जा रहा है, तो उसको फिक्स कर देना चाहिए, ताकि फार्मर इंश्योर्ड रहे कि भाई मेरा इतना ही खर्चा होगा और मार्केट का जो प्राइस है ये मेरा आउटपुट का बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वो, लोन लेना नहीं पड़ेगा। अगर इनपुट कॉस्ट ही सस्ता हो जाएगा तो लोन कम से कम में काम हो जाएगा इनका। देन सब्सिडी टू द नीडी वन, तो सब्सिडी सिर्फ उसी को देनी चाहिए, यानी कि मार्जिनल स्मॉल या मीडियम साइज के फार्मर्स हुआ उनको ही देनी चाहिए, और सब्सिडी विच दे डू नॉट नीड, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको नहीं देनी चाहिए। जैसे एलपीजी में हमने कैसा किया, एलपीजी के अंदर कोई कंपल्शन नहीं डाला कि आपको मतलब जो भी सब्सिडी के बिना भी गैस सिलेंडर खरीद सकता है तो उनको हम सब्सिडी नहीं देंगे, बट एक रिक्वेस्ट की गई सरकार के द्वारा, राइट, कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है सब्सिडी तो आप वॉलंटरीली सब्सिडी को छोड़ दो आपके एलपीजी सिलेंडर में।
तो हजारों लाखों लोगों ने उस सब्सिडी को छोड़ा है। तो उस सब्सिडी का पैसा से क्या हो रहा है, जो एक्चुअल में नीडी लोग हैं, जो जिसके पास गैस सिलेंडर ही नहीं है, बर्नर ही नहीं है, चूल्हे पर सब खाना वगैरह पकाते हैं, तो उनको फ्री में सिलेंडर दिया गया सरकार के द्वारा, राइट। यानी कि इस तरीके से उस पैसों का यूज किया जा सकता है प्रोडक्टिव तरीके से पुअर्स के लिए, जो एक्चुअल में जरूरत है उनको, राइट। फिर सब्सिडी की जगह पर सरकार इन एक्टिविटीज पर भी फोकस करेगी तो काफी अच्छा आउटपुट मिलेगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, यानी कि वेयर हाउस हुआ, कत्ल खाने हुए अलग अलग टाइप के, डेयरी फार्म्स हुआ, राइट। प्रॉपर वाटर सप्लाई देना चाहिए और वोट बैंक पॉलिटिक्स को अवॉइड करनी चाहिए। फार्मर्स को लेकर, खेडूतों को लेकर वोट बैंक पॉलिटिक्स आज भी भारत में चल रही है और उसमें पिस्ता कौन है, हमारे बेचारे फार्मर्स। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है आपको उसके बारे में पता ही होगा, उस प्रोटेस्ट को लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार हम लोग बेस कवर कर लेते हैं फार्म सेक्टर को लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, ताकि आइडिया आए आपको क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है, राइट। फिर फार्म बिल को भी हम डिस्कस करेंगे और दोनों ही तरफ से देखेंगे फार्मर्स की क्या डिमांड है, सरकार ने क्या किया है, सरकार को क्या करना चाहिए और फार्मर्स को क्या करना चाहिए, राइट। तो वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत के अंदर कई सारे रिवॉल्यूशन हुए थे एग्रीकल्चर को लेकर। ग्रीन रिवॉल्यूशन आप सबको पता है, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन बढ़ाया था, व्हीट एंड राइस का। व्हाइट रिवॉल्यूशन अमूल का एग्जांपल आपको पता है, जिसको मिल्क प्रोडक्शन के लिए माना जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन, राइट। वर्गीस कुरियन इज द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड द व्हाइट रिवॉल्यूशन। यानी कि उन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल्क प्रोडक्शन का बढ़ाया, और ताकि छोटे छोटे फार्मर्स को भी बेनिफिट मिले, उनको एक ऑल्टरनेट इनकम उनको जनरेट हो। फिर ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश के लिए, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट के लिए, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए, पिंक या तो ऑनियन रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन यानी कि ऑनियन के लिए, या तो फार्मास्यूटिकल्स के लिए, या तो प्रॉन्स के लिए, राइट। हर एक अलग कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। इंडिया में फार्मास्यूटिकल के लिए एंड ऑनियन के लिए। रेड रेवोल्यूशन यानी कि मीट या टमाटो प्रोडक्शन के लिए, राउंड रेवोल्यूशन यानी कि पोटैटो प्रोडक्शन के लिए, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन, सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी कि एग एंड पोल्ट्री, येलो रिवॉल्यूशन यानी कि ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के लिए, और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। इसको हम रेनबो रिवॉल्यूशन भी बोलेंगे। यानी कि रेनबो रिवॉल्यूशन इंडिकेट करता है जिसमें सारी प्रैक्टिस आ जाएगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वाइट हुआ, येलो, ब्लू, सिल्वर, जो भी हमने पढ़ा वो सभी आ जाएगी। यानी कि जो कंसेप्ट है रेनबो रिवॉल्यूशन का, वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है क्रॉप कल्टीवेशन का, हॉर्टिकल्चर का, फॉरेस्ट, फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एटसेट्रा। इसमें सारा आ जाएगा तो वो रेनबो बन जाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो आज के सेशन में हमने लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर प्राइस एंड सब्सिडी के बारे में डिस्कस किया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप ईमेल कर सकते हैं। अगले सेशन के अंदर हम लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेक्शन के अंदर यानी कि थर्ड सेशन के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, वेरियस स्कीम्स रिलेटेड टू फार्मिंग सेक्टर्स एंड फार्मर्स वेलफेयर बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स एंड फार्म बिल्स को डिस्कस करेंगे जो हाल ही में जो हड़ताल वगैरह चल रही है उसके बारे में, राइट। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेक्शन। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।